आईटी लीडर के रोल के हिसाब से आपको क्या डिसीजन लेना पड़ा? अपने आप पे और अपनी टीम पे कॉन्फिडेंस होना। वो एक सपना जो अभी आपको सोने नहीं देता। कुछ अचीव करना है जहाँ से हमारी फैमिली को जो स्ट्रगल्स हमने या जो करी है वो फैमिली को नहीं देखनी पड़े। 2 लोग हैं जो मैंने बोला था इनिशियल डेज में जिन्होंने मुझे काफ़ी फ्रीडम और सपोर्ट दिया। इसरो में मैंने ट्रेनिंग करी मेरी। उसमें 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तपन पोटा, राइट, a visionary man and a man who has started his journey from space, मतलब साइंस स्पेस लैब, और आज जो एक विजनरी जो करोड़ों के इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके लिए कंसल्ट करता है, उनके लिए गाइड करता है। वैसे एक हम कैंडिडेट टॉक जो है आपके साथ करेंगे आज, ठीक है? अब बिफोर वी स्टार्ट द कैंडिडेट टॉक एक रैपिड फायर खेलते हैं। श्योर। ठीक है, और एक ऐसा रैपिड फायर कि जहाँ पे आपके दिमाग से जो पहली चीज़ निकले वो आपको बिना सोचे दिल से आपको शेयर करनी है। ठीक है, ओके, ग्रेट। नाम बताओ जैसे दोस्तों को बताते हो। तपन। गांव के हो या शहर के? शहर के। स्कूल के टाइम का फेवरेट सब्जेक्ट? साइंस। कॉलेज में पढ़ाई या दोस्ती? दोनों। बचपन का सपना बिजनेस बनना था या कुछ और? कुछ तो करना था, क्या करना था वो बचपन में तो नहीं सोचा था, बट हाँ अभी वो क्लैरिटी है। क्या बात है। एक वर्ड में डिस्क्राइब करो अपने आप को। डिसिप्लिन्ड। मॉर्निंग पर्सन हो या रात का उल्लू? मॉर्निंग। फोन के अलावा एक चीज जो हमेशा साथ होती है? वॉलेट। कोई एक सॉन्ग या कोट जो हमेशा मोटिवेट करता है? बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। आपका कंपटीशन आपके साथ रखो, दूसरों के साथ नहीं। क्या बात, सुपर। चाय, कॉफी या कुछ थोड़ा स्ट्रांग? कॉफी। कॉफी। वो एक सपना जो अभी आपको सोने नहीं देता? कुछ अचीव करना है जहाँ से हमारी फैमिली को जो स्ट्रगल्स हमने या जो करी है वो फैमिली को नहीं देखनी पड़े। क्या बात, वो एक लेवल अचीव करना है। सुपर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एंड हमारा ये कैंडिड टॉक जहाँ पे हम आज आपकी जो एक एज अ आईटी एक्सपर्ट जो एक आपकी बाहर की दुनिया है उसका बिहाइंड द सीन जो है उसको डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ शुरुआत का सफ़र। एंड तपन भाई सबसे पहले ये बताइए कि आपका अभी तक का जो जर्नी है, मतलब मैं अभी तक का भी नहीं बोलूँगा, मैं आपको ये बोलूँगा कि बिफोर यू स्टार्टेड दी ऑर्गेनाइजेशन, आपने आपका खुद का वेंचर स्टार्ट किया, उससे पहले की जर्नी के जहाँ पे आपका बैकग्राउंड, आपका चाइल्डहुड, आपका एजुकेशन, क्या क्वालिफिकेशंस है, आपका एक एंटरप्रेन्योर बनने से पहले का जो एक्सपीरियंस है उसकी स्टोरी बताइए। बेसिकली मेरा एक मिडिल क्लास फैमिली से बैकग्राउंड है और जॉइंट फैमिली में हम लोग रहे हैं। 18-20 लोग एक फैमिली में, साथ में चाचा वगैरह सब लोग, और वहाँ से पूरा एजुकेशन सब कुछ अहमदाबाद में किया। ओके। स्ट्रगल्स, अप्स एंड डाउन्स एजुकेशन में भी रहे और फिर करियर में भी रहे। एजुकेशन में 12th में कम परसेंटेज, जो इंजीनियरिंग में जाना था कम परसेंटेज आए, तो दूसरा रूट लेके भी वही एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स और बीएससी एमएससी दोनों में यूनिवर्सिटी में 2nd रैंक। वाह। वो एक क्लियर वहाँ से विजन हुआ कि कहाँ जाना है। टेक्नोलॉजी में आगे जाना है। एंड देन वहाँ से आफ्टर एमएससी पहले से ही टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी उसमें लगाव था, तो वहाँ से फिर डाइवर्ट हुआ मैं आईटी में। आज 20 साल का पूरा मेरा करियर रहा है आईटी में। स्टार्ट किया था एक बेसिक ट्रेनी और इंटर्न से, जहाँ पे इसरो में मैंने ट्रेनिंग करी मेरी एज ए पार्ट ऑफ मेरा एमएससी करिकुलम भी था, और वहाँ से एक सिस्टम इंजीनियर से करियर स्टार्ट किया, जॉइनिंग इन द फील्ड, और फिर अप टू एन आईटी हेड या एक सीनियर लेवल जहाँ पे पूरा आईटी टीम मैनेज करना, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स मैनेज करना, और आज फिर पिछले 1-1.5 साल से मेरा खुद का एक विजन के साथ डाइवर्सिफाई करना। ये है मेरा पूरा जर्नी।
सुपर। देखो, ये मुझे लग रहा है कि एक बहुत टफ डिसीजन होता है जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हो और वहाँ से आपको एक आइडिया आता है, एक सोच बनती है कि मुझे खुद का कुछ स्टार्ट करना है ना। तो हाउ इट वाज ऑल स्टार्टेड, वो क्या आइडिया था, वो क्या आपकी लाइफ में कौन सा इवेंट ऐसा आया जिसने आपको मजबूर किया कि नहीं अब ये आपको खुद का करना है? सो थॉट यही था कि जब भी आज जॉब किया, इतने साल 19 साल करीब जॉब किया, तो उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन का नीड या रिक्वायरमेंट या विजन है, उसके हिसाब से चल के अपना स्किल्स और उसको यूज़ किया और वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में था। हो सकता है, और ये भी हुआ है कि काफ़ी सारी जगह पे पूरा कैपेबिलिटी इंडिविजुअल का या मेरा जो यूज़ नहीं हो रहा था, ये फीलिंग काफ़ी बार हुआ। तो ये सोच के फिर एक बैक ऑफ द माइंड हमेशा चल रहा था कि कुछ अपना भी करें, जिसमें अपने स्किल्स और कैपेबिलिटी को पूरी तरह यूज़ कर सके और जिससे हमारा भी फ़ायदा और ग्रोथ हो और दूसरों का भी। बिल्कुल। और जो भी आज साथ में विजन ये भी था कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, एंटरप्राइजेज, वो लोग के पास बड़ी बड़ी आईटी टीम्स और उनके लोग हैं, बट जो एसएमईज, एमएसएमईज, मिड साइज बिजनेस, इंडिविजुअल्स, जहाँ पे शायद उनको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वहाँ पे भी हमारा स्किल्स यूज़ करें और दोनों के लिए विन विन सिचुएशन क्रिएट करें। तो ये एक थॉट के साथ ये अपना खुद का स्टार्ट किया है। ग्रेट। तो तपन भाई, जब आपने ये स्टार्ट किया तो आपने साइबर सिक्योरिटी या फिर कंप्लायंसीज और ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको एक ट्रांसफॉर्म कर सके, उस टाइप के एसओपीज़, यही डोमेन आपने क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि आईटी में तो बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल है और लोग डेवलपमेंट में काम करते हैं, लोग कहीं ना कहीं और बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो है उसके इम्प्लीमेंटेशन में काम करते हैं, तो आपने ये लाइन क्यों चूज़ करी? देखिए, ऐसा था कि मेरा कोर पहले से रहा है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑपरेशंस और सिक्योरिटी। ओके। जैसे आपने बोला, आईटी बहुत वाइड डोमेन है जिसमें डेवलपमेंट से लेके काफ़ी सारी चीज़ है, बट जो मेरा कोर है, मेरी स्ट्रेंथ है, उसको ही मैं एम्पलीफाई करके यूज़ करके आगे बढ़ना चाहता था। और साथ में पोस्ट कोविड एक क्लैरिटी और ये भी आया ऑन द अदर साइड, इंडस्ट्रीज में भी जो लोग आईटी को सिर्फ एक ऐसी चीज मानते थे कि ठीक है ये है, नेग्लिजिबल है एक टाइप से, हाँ, जो इसको खर्चा मानते हैं। एक्चुअली आईटी को ऑलवेज वाज कंसीडर्ड एज एन एक्सपेंस, नेवर एज एन इन्वेस्टमेंट और बैकबोन। करेक्ट। पोस्ट कोविड वो एक क्लैरिटी इंडस्ट्री में भी आई है। इवन गवर्नमेंट इज ऑल्सो फोकसिंग ऑन दिस, कंप्लायंस और सिक्योरिटी फोकस कोविड के बाद बहुत ज़्यादा आया है। तो उसके बाद मेरा भी ये थॉट रहा कि मेरा ये डोमेन है, मेरा ये एक्सपर्टाइज है, तो मैं क्यों नहीं उसको अपने एक नेक्स्ट लेवल के लिए यूज़ करूं और वो स्किल्स जो मेरे पास है उससे सबका बेनिफिट हो। और आज कंप्लायंस होगा, एसओपीज होगा, पॉलिसीज होगा, जो एक बेस है, मेरे हिसाब से वो एक प्लेटफॉर्म है, राइट, जिसके ऊपर आप अपना पूरा एम्पायर बिल्डिंग स्ट्रक्चर जो भी है क्रिएट कर सकते हैं। करेक्ट। एक बड़ा सिंपल सवाल मैं आपको पूछना चाहूँगा तपन जी, अब जब हम साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं, कंप्लायंसेस की बात करते हैं, तो आपके हिसाब से ये सिर्फ बड़े बिजनेस के लिए है या जो छोटे बिजनेसेस है उनको भी इसकी ज़रूरत है? अगर हम ऐसे ही जनरल आईटी टर्म्स में बात करें तो मेरे हिसाब से सबको ज़रूरत है। ओके। और दूसरा है कि इवन गवर्नमेंट, जैसे मैंने पहले भी बोला कि गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत काम कर रही है। उसके लिए गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सारे ऐसे, जैसे 13 के डायरेक्टिव्स है वो पब्लिश किए हैं। आज सेबी है, आरबीआई है, आईआरडीआई है, ये सारे अपने साइबर सिक्योरिटी रूल्स और फ्रेमवर्क्स वो पुश कर रहे हैं, मैंडेटरी कर रहे हैं। उसके अलावा आज गवर्नमेंट ने डीपीडीपी, जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्राइवेसी एक्ट लाए हैं, वो भी है। तो गवर्नमेंट इज ऑल्सो फोकस। तो हमको अगर हमारा बिजनेस सर्वाइव करना है तो एक इंडिविजुअल हो या स्मॉल बिजनेस हो या एंटरप्राइज हो, आज डेटा, जो बोलते हैं डेटा इज न्यू ऑयल, तो आपका डेटा ही आपका ब्रेड एंड बटर या जो भी बोले वो है। तो अगर उसको आप सेफ नहीं रखते हैं तो आपका साइबर सिक्योरिटी से कोई आपका रेवेन्यू जनरेट नहीं होने वाला है। ये सबको समझना जरूरी है। बिल्कुल। बट साइबर सिक्योरिटी आपका रेवेन्यू लॉस बचाएगा। सही बात है। So it will not earn something for you, but it will definitely save.
तो इसकी वजह से आज एक इंडिविजुअल है या कॉरपोरेट है, सबको, और ये सिर्फ कंपनी ओनर्स के लिए नहीं है, आज एम्प्लॉइज के लिए भी उतना ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर एम्प्लॉय अवेयर नहीं है क्या स्टेप्स लेना, जैसे हमारी बीएसएफ है जो बॉर्डर पे सिक्योरिटी का काम करती है, तो हमारे एम्प्लॉयज, मेरे हिसाब से एम्प्लॉयज आर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। करेक्ट। जैसे कंट्री के लिए बीएसएफ है, एम्प्लॉयज, क्योंकि अगर एम्प्लॉयज स्ट्रांग नहीं होंगे, उनका माइंडसेट क्लियर नहीं होगा, उनकी अवेयरनेस बिल्ड नहीं होगी, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या क्लिक करना है, तो वहाँ पे लूप होल्स आ जाएंगे, वहाँ पे आपकी वीकनेस आ जाएगी, और जो साइबर सिक्योरिटी ब्रीच करने वाले हैं, जो हैकर्स है या ऐसे एक्टर्स हैं जो बिहाइंड द सीन, आज हम इनको डिजिटल डकैत या डिजिटल डाकू बोलते हैं, बिल्कुल, तो वो लोग को ये वीकनेस पे ही मज़ा आता है, क्योंकि वहीं से उनकी इनकम होती है। सही बात है। तो ये देखो, ये जहाँ तक हम साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट भी बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स और ऐसे कैंपेन चलाती है ताकि लोगों में एक अवेयरनेस आए कि इस टाइप के फ्रॉड्स जो है उससे बचे और बहुत सारी चीज़ें। बट ऑर्गेनाइजेशन में जो साइबर सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं तो वो एक अलग लेवल का अटैक होता है, वो एक अलग लेवल से उस पर, क्योंकि वो डेटा और वो जो ऑर्गेनाइजेशन की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको सेव करने की बात आती है। अब थोड़ा सा ये बताइए कि कौन से सेक्टर को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वैसे आपने बता दिया कि ये सारे बिजनेस को इसकी ज़रूरत है, बट आपके हिसाब से जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा डिमांड दिख रही है वो किस टाइप के बिजनेस सेक्टर्स हैं? जी, मेरे हिसाब से अभी भी मैं यही कहूँगा कि वो सारे सेक्टर्स में ही रहेगा। हाँ, अवेयरनेस वो क्रिएट करना, चाहे वो ओनर्स हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं या मैनेजमेंट है, वो अलग लेवल पे आ जाता है, किसका क्या नीड है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से। पर सबको ये कल्चर बिल्ड करना ज़रूरी है। मैं ये नहीं बोलूँगा आप ये एक टॉप लेवल पे आज पहुँच जाओगे, बट वो थॉट प्रोसेस बिल्ड करना ज़रूरी है, और जब वो थॉट प्रोसेस शुरू होगा, एक ग्रेजुअल कल्चर बिल्ड होगा, और वो कल्चर बिल्ड होगा तो जैसे आपने पहले भी बोला कि कंप्लायंस, गवर्नेंस और जो सिक्योरिटी के SOPs है, तो वो ग्रेजुअली, क्योंकि SOPs डॉक्यूमेंट कर देना, बना के रख देना, वो बहुत इजी है, वो शायद हो जाएगा। राइट। आपको ISO सर्टिफिकेशन करना है, NIST करना है, कुछ भी करना है, वो हो जाएगा। बट वो करने के साथ साथ वो कल्चर बिल्ड करना ज़रूरी है कि हमको ये उसको अंदर लेके चलना है, साथ में हर एक एक्शन के साथ वो करना है, और वो जो हमने डॉक्यूमेंट किया, वी डू व्हाट इज डॉक्यूमेंटेड, और सेकंड इज वी डॉक्यूमेंट व्हाट वी डू। बिल्कुल, वरना आपके गैप्स आएंगे, जब ऑडिट होगा या जब कंप्लायंस रिव्यूज होगा तो आपके गैप्स आएंगे। सही बात है। ओके, तपन जी, आप एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आप बिल्ड करते हो एक सिक्योरिटी के लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए, तो जब एक नया प्रोजेक्ट आपके हाथ में आता है तब मतलब वो एक टाइप से एक ब्लैंक स्लेट जैसा होता है, ठीक है, और जब आप उस पर काम स्टार्ट करते हो तो क्या स्टेप्स होते हैं और सबसे पहली चीज़ आप क्या करते हो? ठीक है, आज कोई भी प्रोजेक्ट हो, नया हो, आज ग्रीनफील्ड हो, जैसे आपने ब्लैंक स्लेट बोला, या कोई एग्जिस्टिंग सेटअप में भी जहाँ कुछ चालू है वहाँ पे भी कुछ नया इनिशिएटिव लेना हो, सबसे पहले दो चीज़ इम्पोर्टेंट है। एक तो वो क्यों करना है, पर्पस, उसका पर्पस क्या है, राइट, मैनेजमेंट का या ऑर्गेनाइजेशन का, उसका विजन क्या है, वो करने के पीछे वो जानना जरूरी है, अचीव क्या करना है। बिल्कुल। एंड सेकंड, उसके बेसिस पे एक रिक्वायरमेंट डिफाइन करना है कि ये करना है, बट उसको क्या बेस्ट तरीके से, क्योंकि उसमें रिक्वायरमेंट डिफाइन करने के लिए बजट भी उतना ज़रूरी है, टाइमलाइन भी ज़रूरी है, उसको प्रायोरिटी फिर कैसे देना है, उसको एक पार्ट में करना है, उसको फेजेस में डिस्ट्रीब्यूट करके करना है, ये सारा डिफाइन करना ज़रूरी है। और जब कोई ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट आता है तो और लेवल उसमें इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपका कंस्ट्रक्शन टीम रहता है जो प्रोजेक्ट का है, आपके आर्किटेक्ट्स हैं, उसमें वेंडर्स या OEM से आप ग्रीनफील्ड का क्या साइज है, क्या ग्रीनफील्ड को आप कैसे डिफाइन करोगे? ग्रीनफील्ड को ऐसे डिफाइन करेंगे कि जैसे पूरा एक मैदान ही है आपके पास, और आपका एक पूरा नया कंस्ट्रक्शन, आपको चाहे फैक्ट्री बनाना है, आपका कोई कंस्ट्रक्शन साइट है, आपका कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट है तो कोई नया बिल्डिंग आ रहा है,
आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो उसमें नया प्लांट आ रहा है, तो उसमें टेक्नोलॉजी क्या आपको करना है, और वो पहले दिन से उसकी सोच बनती है, उसका प्लान बनता है, वो करना ही ज़रूरी है, क्योंकि यार टेक्नोलॉजी बैकबोन है। तो पहले दिन से वो अगर मैनेजमेंट के साथ बैठ के, विजन है उसके साथ बैठ के उसको अलाइन करना है आर्किटेक्ट के साथ लेके, तो एक अच्छा सॉल्यूशन डिज़ाइन कर पाएंगे। और उसमें 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला है कि स्केलेबिलिटी। राइट, स्केलेबिलिटी ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ में आज ही बना के डिप्लॉय कर दूँ, बट मैं उसको 5 साल 10 साल में मुझे कहाँ करना है, तो मैं हर बार मेरा बेस आर्किटेक्चर या डिज़ाइन चेंज करे बिना मैं उसको कितना स्केल अप कर सकता हूँ। बिल्कुल। दूसरा है उसमें सिक्योरिटी साथ में डे 1 से कंसिडर करना है कि वो सेटअप जो मैं डिप्लॉय कर रहा हूँ वो स्केलेबल तो हो, साथ में सिक्योर हो। और तीसरा है उसका सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि वो सस्टेनेबल भी होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये तीनों चीज़ लेके, और साथ में जब सिक्योरिटी आती है तो CIA, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। आज सिक्योरिटी का ये बेस है। सही बात है। तो ये लेके और उसको ही बेस लेके आगे बढ़ना है। तपन जी, जब हम ISO की बात करते हैं या फिर आज की डेट पे जब ISO की डिस्कशन भी होती है, तो सबको लगता है कि ISO, और स्पेशली जब हम ISO 27001 की बात करते हैं, आई थिंक दैट इज़ समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी, है ना। उसकी बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि इट इज़ जस्ट अ पेपर वर्क एंड इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। बट जब आप सही में एक प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन करते हो तो उसमें आपका एक एक्सपीरियंस क्या होता है या फिर क्या चैलेंजेस होती है? ISO अकेला, ISO 27001 is one of the certifications related to cyber security, is information security management system, ISMS हम बोलते हैं उसको। Okay. उसके अलावा काफ़ी सारा है अलग अलग सर्टिफिकेशंस ISO में भी जो सिक्योरिटी रिलेटेड है। बट ये एक ऐसा है कि जो पूरा आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम करता है, तो उसको आज ज़्यादा लोग प्रिफर करते हैं। और इसमें एक्सपीरियंस और ये है कि आज करना है तो जैसे मैंने पहले भी बोला कि डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है, बट सबसे पहले उसके साथ में आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या उसके हिसाब से एप्लीकेबल है और क्या उसमें एक्सेप्शंस है जो आप नहीं फॉलो करते हो। ये 2 चीज़ करने के बाद उसका एक रोड मैप बनेगा, इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनेगा, और फिर उसका एम्प्लॉय ट्रेनिंग, एम्प्लॉय अवेयरनेस, और ग्रेजुअली जहाँ पे टेक्नोलॉजी डिप्लॉय करना है, बिकॉज जो सॉल्यूशंस या सर्विसेज या SOPs या जो कंसल्टिंग या जो मैं अपना स्किल्स यूज़ करता हूँ, वहाँ पे प्रोडक्ट इज़ एक्चुअली आउटपुट या बाई प्रोडक्ट, अ सॉल्यूशन। एक टेक्नोलॉजी या टूल या कोई डिप्लॉय करना है, लाइसेंस या हार्डवेयर, तो इट कैन बी अ बाई प्रोडक्ट ऑफ दिस सर्विसेज। राइट। जो आज मुझे सिक्योरिटी स्ट्रेंथन करना है या कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस इम्प्लीमेंट करना है, तो उसको वो लेवल पे ले जाने के लिए वो डिप्लॉय करना, तो वो राइट प्रोडक्ट, राइट सॉल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिफाइन करना। क्योंकि आज ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ 1000 एम्प्लॉय की ऑर्गेनाइजेशन की है सही है, वो 500 या 100 एम्प्लॉय के लिए वही फिट है। तो उसकी नीड के हिसाब से प्रॉपर सॉल्यूशन डिफाइन करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, और इम्प्लीमेंट हो जाना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो लेवल को मेंटेन करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज आपने ISO सर्टिफिकेशन दे दिया है, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, राइट, बट उसको सेम लेवल पे मेंटेन करना, तो उसका पीरियोडिक रिव्यू, उसका पीरियोडिक ट्रेनिंग, और जो हो रहा है वो उसी हिसाब से, उसी लेवल से हो रहा है जो हमने पहले, ताकि उसका स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन रहे, वो ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। तपन जी, पेंडेमिक के टाइम पे जब कोविड का वो एक टफ टाइम चल रहा था, तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे कहीं ना कहीं जब हम साइबर सिक्योरिटी या फिर IT के इस तरीके से बात करते थे, है ना। तो एक IT लीडर के रोल के हिसाब से आपको क्या डिसीजन लेना पड़ा? देखिए, उस वक्त हमारी एज ए IT लीडर या IT टीम सिचुएशन ये थी, या मेरी एज ए IT लीडर ही स्पेसिफिक बात करूं, तो सबसे पहला अपने आप पे और अपनी टीम पे कॉन्फिडेंस होना, और जो सेटअप आपके पास है आपको ये बिलीव कि ये मेरा सेटअप इज सफिशिएंट टू ड्राइव द
ऑर्गेनाइजेशन और टू ट्रांसफ़र फ्रॉम ट्रांजिट, और जो ट्रांजिशन था इमीडिएट फ्रॉम ऑन कैंपस टू वर्क फ्रॉम होम या स्टडी फ्रॉम होम, राइट, उसके लिए सफिशिएंट है। तो वो एक कॉन्फिडेंस था, बट वो कॉन्फिडेंस अपने मैनेजमेंट को दिलाना या जो भी एसोसिएटेड, हाँ, क्योंकि दे वेर वरीड, दे डोंट नो द टेक्नोलॉजी, बिल्कुल, दे नो हाउ इट वर्क्स, उनको यूज करना आता है और उसका बैकबोन नहीं पता है। तो शुरुआत में जब लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ या पार्शली सारा ये ट्रांजिशन चालू हुआ था, तो मैनेजमेंट वाज ऑलवेज कंसर्न, और हमारी काफी सारी मीटिंग्स भी होती थी कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, डिटेल में टाइमलाइन। बट आई वाज लाइक इन अ काइंड ऑफ रिलैक्स कंडीशन, क्योंकि मैंने जो बेस प्लेटफॉर्म रेडी किया था, आई वाज कॉन्फिडेंट। एंड देन हाँ, एक लीडर का रोल था कि मैनेजमेंट को भरोसा देना कि यस वी आर रेडी टू ट्रांजिट इमीडिएटली, और वो फियर से बाहर निकाला उनको, वो फियर से बाहर निकालना। साथ में दूसरा एक चैलेंज था कि वो लिमिटेड टीम के साथ, क्योंकि ऑन कैंपस एक प्रीमाइसिस में बैठ के आपको सपोर्ट देना है 10 से 6 या 10 से 7 के बीच में, वो शायद इजी हो जाता है। जब वर्क फ्रॉम होम होता है और बड़ा कैंपस या आपके पास ज़्यादा एम्प्लॉयज़ और जिनको सपोर्ट देना है, जिसमें आपके पास टेक सेवी लोग भी है और ऐसे भी लोग हैं जो उनको टेक्नोलॉजी से एक्वेंटेड नहीं है, उनको भी आपको हैंडल करना है। बिल्कुल, और सबको पता है ये लोग घर पे ही है, सो वी डोंट हैव ऑप्शन कि हम अभी बोल सकते हैं कि मैं घर पे आ गया या अभी कल देखेंगे। और पेंडेमिक के सिचुएशन में सबको एक कंफर्ट के साथ साथ में लेके चलना एक चैलेंज भी था और एक एक्सपीरियंस भी था, और उसमें टीम को मोटिवेटेड रखना, एब्सोल्युटली, और उसमें साथ साथ में एक कुछ अचीव करना। नया भी डिप्लॉयमेंट किया ऑनलाइन क्योंकि टेक्नोलॉजी था, और एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस को भी एक नेक्स्ट लेवल पे ले गए। तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस भी था और एक कॉन्फिडेंस बूस्टर टीम के लिए तो था ही, बट मैनेजमेंट के लिए भी था कि यस वी आर रेडी। बिल्कुल। ओके तपन जी, मेरा अगला सवाल जो है वो आपको लीडरशिप एंड मेंटरशिप के उसके ऊपर है। अब जब आप एक यंग टीम के साथ काम करते हो, और स्पेशली जब हम मिलेनियल्स की बात करते हैं, जब हम जनरेशन जेड की बात करते हैं, है ना, तो उनकी सोच एक पूरी अलग होती है, और एज अ एक्सपर्ट आपकी एक थॉट प्रोसेस अलग से चलती है। तो वहाँ पे आप ये टीम को कैसे हैंडल करते हो और किस तरीके से आप उनको गाइड करते हो? अब यहाँ पे मेरा थॉट और ये मेरा लीडरशिप का हेड में थोड़ा सा साइड में रख देता हूँ। एज ए मेंटर, एज ए कोच या एज ए गाइड सोचना पड़ता है, क्योंकि जैसे आपने बोला यंग जनरेशन जेन जेड, या उनका ये है कि उनका एक अपना काम करने का तरीका है। बिल्कुल। दूसरा काफ़ी सारा ये रहता है कि जब वो यंग है तो उनके पास वो लेवल का एक्सपीरियंस या नेक्स्ट उसमें क्या उसके रिपरकशंस हो सकते हैं, प्रेडिक्शन वो जो होता है, हाँ, वो उनका शायद नहीं होता है, राइट। तो उनको ऐसा चैनलाइज। दूसरा है उनको शायद नहीं पता है कि उनकी स्ट्रेंथ या वीकनेस क्या है, तो उनकी स्ट्रेंथ वीकनेस आइडेंटिफाई करके उनको गाइड करना, साथ साथ में उनको वो फ्रीडम भी देना कि हाँ ये आप करो, अच्छे इंटेंशन से कर रहे हो, कुछ गलती हो गई या फेल हो गया तो हाँ मैं पीछे खड़ा हूँ, आई एम देयर टू बैक यू, राइट। बट हाँ वो काम में चोरी, काम में बदमाशी वो मत करो, अब सही इंटेंशन के साथ। क्योंकि आज ये है जेन जेड में एक कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको ये है कि चाहिए सब कुछ, बट वो लेजीनेस भरा पड़ा है, वो सोशल मीडिया कल्चर में बिजी हो गए हैं या फिर बहुत उनका टाइम जाता है, तो उनको वो डेडिकेशन के साथ करना, वो वर्क इज वर्कशिप वाला जो है थॉट प्रोसेस, वो उनके पास नहीं आता है, वो करवाना इज अ चैलेंज। तो वो उसको बैलेंस करना पड़ता है, और वो फ्रीडम भी देना पड़ता है कि हाँ आप फेल होंगे तो कोई है आपको बैक करने के लिए, बट ये सही डायरेक्शन है, आप ये रास्ते पे जाओ। और साथ में उनको वो सेटअप, इंफ्रास्ट्रक्चर या बेस प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा कुछ करने के लिए। तो वहां पे क्या है कि मेंटरशिप आपका हो जाएगा, वो उनको अगर उसमें पॉजिटिव्स मिलेगा तो आपको ऑटोमेटिक वो आपको एज ए लीडर देखेंगे। सही बात है। तो लीडरशिप का रोल जो है वो ऑटोमेटिकली वो डिफाइन कर लेते हैं, उनके लिए आप लीडर बन जाओगे। आपको लीडर बनने की जरूरत नहीं है, वो लीडरशिप दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको बेनिफिट उनको दिखेगा, उनको कुछ ग्रोथ मिलेगा, उनका स्किल्स डेवलप होगा, तो ऑटोमेटिक वो आप में वो लीडर देखेंगे। सही बात है। तपन जी, आपका वो एक प्रोजेक्ट या फिर वो एक आपका कस्टमर जिसने आपकी ये पूरी जर्नी जो है उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आपको दिया हो,
वो शेयर कीजिए। मैं प्रोजेक्ट या कस्टमर नहीं बोलूँगा, बट मेरा एक करियर एक्सपीरियंस बोलूँगा उसको, इन माई इनिशियल डेज। जो जैसे मैंने बोला कि मैं यंग बच्चों को या ये टीम को गाइड करता था, वैसे ही मेरी करियर के इनिशियल डेज में इट आई वाज ओनली 6 months इनटू दिस फील्ड। ओके। तो एक यंग टेक्निकल पर्सन था, और जो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जो 20-25 साल से ऑलरेडी एस्टेब्लिश थी, वहाँ पे मैं ज्वाइन हुआ था एज एन एम्प्लॉय, राइट, फर्स्ट एम्प्लॉय इन देयर IT डिपार्टमेंट। और जहाँ पे एक मैनेजिंग डायरेक्टर ने वो फ्रीडम के साथ काम करने को दिया, और जहाँ पे वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का बेस बना, जहाँ से ये टीम डेवलपमेंट, लीडरशिप स्किल्स डेवलप हुआ, वो एक्सपीरियंस वैसा था कि जहाँ पे कंपनी में ERP भी इम्प्लीमेंट किया, IT सेटअप भी किया, और उनको एक बिजनेस बेनिफिट्स उसका आउटपुट, क्योंकि वो लोग लीगेसी सिस्टम पे काम करते थे, और 3 अलग लोकेशन, अहमदाबाद और 2 रिमोट लोकेशन, विदाउट कनेक्टिविटी उस टाइम में काम करते थे। तो उस टाइम इट वाज इन 2006। ओके। इन 2006 वो कनेक्टिविटी उनको देना, मल्टीपल लोकेशंस और रियल टाइम विजिबिलिटी ऑफ डेटा, जो एक बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन का काम किया, राइट, रियल टाइम डिसीजन में मैनेजमेंट को एनेबल किया। तो वो मैनेजमेंट के लिए भी, एक कंपनी के लिए भी फायदा था, एक प्रोजेक्ट, और मेरे एज ए इंडिपेंडेंट करियर में एक आई विल से एज अ स्टेपिंग स्टोन के, जहाँ पे मुझे मेरी स्किल्स दिखाने का भी मौका मिला और एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप भी, बूस्ट भी हुआ। एब्सोल्युटली। सो तपन जी, अभी रिवर्ब सॉल्यूटेक जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या क्या ऑफरिंग्स, क्या क्या सर्विसेज जो है वो देता है, और आपका एक स्पेशल टारगेट मार्केट, टारगेट सेगमेंट जो है वो कौन सा होता है? जैसे मैंने बताया कि ये सॉल्यूशन, या जो भी मैंने अपना जॉब छोड़ के भी ये स्टार्ट किया है, इट्स काइंड ऑफ एक एंड टू एंड सॉल्यूशन देना IT और साइबर सिक्योरिटी में, राइट। तो रिवर्ब सॉल्यूटेक का यही है मिशन कि हमको डिजिटली सिक्योर सेटअप डिप्लॉय करना है। कोई प्रोडक्ट नहीं सेल करना है, मेरा टारगेट कोई प्रोडक्ट सेल करना नहीं है, मेरा टारगेट है एक प्रॉपर सॉल्यूशन देना, जिसमें प्रोडक्ट कैन बी अ पार्ट ऑफ इट। बिल्कुल। सॉल्यूशन या सर्विसेज जो भी आज बेस्ट डिप्लॉय करे, ऑर्गेनाइजेशन का, इंडिविजुअल का भी हो सकता है, वो नीड। और टारगेट ऑडियंस में ये है कि एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, MSMEs, SMEs और बिग एंटरप्राइज। बट आज मैं बिग एंटरप्राइज मेरा कम फोकस है, रीजन यही है कि उनके पास अपना खुद का बड़ा IT टीम, CTO, CIO, एक वेल प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप रेडी होगा। बट आज SMEs, MSMEs, राइट, और जो दूसरे भी ऐसे छोटे प्रोप्राइटरशिप फर्म्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनके पास ऐसे बड़ा IT इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, या उनके पास ऐसी IT टीम या बेस्ट इन क्लास डिप्लॉयड सेटअप नहीं होगा, बट उनको भी रिक्वायरमेंट उतनी ही है, कॉस्ट इफेक्टिव क्वालिटी सर्विसेज। तो वो फोकस के साथ ये स्टार्ट किया है कि उनको भी वही टाइप ऑफ क्वालिटी सर्विसेज दे सकें। बिल्कुल, क्योंकि आज उनका बिजनेस मेरे हिसाब से ज़्यादा रिस्क पे है कॉरपोरेट के हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे एक सेटअप है, यहाँ पे वो शायद सेटअप है या कम है। तो और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तो हर एक छोटे बड़े बिजनेस में सब जगह है। आज चाहे हैकर हो, उसको 5 लाख मिले, 5 करोड़ मिले या 50,000 मिले, उसको उससे फर्क नहीं पड़ता है। उसको तो जहाँ पे वीकनेस मिलेगा वो उसको अटैक करेगा। सही बात है। तो वैसे ऑर्गेनाइजेशंस को एक सही सॉल्यूशन देना, ये मेरा फोकस है। और साथ में सॉल्यूशंस ऑफरिंग्स की अगर बात करें तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉयमेंट है, कंसल्टिंग है। आपको अगर कंसल्टिंग में भी पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्चुअल ऐसा वर्चुअल IT हेड, IT मैनेजर, ऐसा कोई सर्विसेज चाहिए, साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग्स है, SOPs, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स बनाना, या अगर आपके पास है उसको रिव्यू करके एनहेंस करना, उसके हिसाब से आपको गैप एनालिसिस करवाना। आपका कोई ऑडिट करना है तो ऑडिट के पहले का प्री ऑडिट रिव्यूज़ करना, वो गैप्स को फिर अगर प्लग करना है, आपका रोड मैप बनाना IT सॉल्यूशंस के, या आपका कोई कंपनी का विजन है कुछ लेवल पे जाना है नेक्स्ट एक्सपेंशन का, तो इस हिसाब से IT डिप्लॉयमेंट आपका इमीडिएट, इंटरमीडिएट या लॉन्ग टर्म उसका रोड मैप बनाना,
उसका डिप्लॉयमेंट, और साथ साथ में जैसे मैंने बताया कि सॉल्यूशंस तो है, सर्विसेज है, प्रोडक्ट्स भी है। तो बेस्ट फिट प्रोडक्ट्स अगर आपके वेंडर्स या बिजनेसेस के खुद के हैं तो आई कैन वर्क विद देम, हेल्प यू डिप्लॉय द बेस्ट। और जियोग्राफिकली आप कौन से रीजन में काम करते हो? अभी जियोग्राफिकली देखो आईटी ऐसा है कि वी कैन वर्क रिमोटली ऑल्सो, तो अक्रॉस द ग्लोब रिमोट में कहीं भी ये डिप्लॉयमेंट, हाँ जहाँ फिजिकल प्रेजेंस है वहाँ पे एक लिमिटेशन के साथ या प्लानिंग के साथ कर सकते हैं, बाकी जियोग्राफिकल ऐसा कोई आईटी में आज लिमिटेशन रहा नहीं है। जिस टाइप का सोल्यूशन सर्विसेज है, डिप्लॉयमेंट है, सो वी कैन सर्व एनीवेयर, इवन रिमोटली, आउट ऑफ इंडिया, विद इन इंडिया, एनी स्टेट, इट इज़ पॉसिबल। ओके और जब हम साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़ जो है उसकी भी बात होती है उसमें, और आप ऑर्गेनाइजेशन को जब एक कॉन्फिडेंस दिलाते हो, जब एक प्रपोजल देते हो, तो उसमें गवर्नमेंट के जो सॉल्यूशंस है वो कैसे अटैच होते हैं, वो कैसे अलाइन होते हैं कि जहाँ पे किसी के साथ कोई अटैक होता है तो वो साइबर डिपार्टमेंट को कैसे कनेक्ट करे या फिर उसका क्या सॉल्यूशन होता है? देखो सबसे पहले तो यही है कि जो बेसिक गवर्नमेंट की मैंडेटरी डायरेक्टिव्स है उसको फॉलो करे। कोई भी इंडिया में आज बिजनेस करता है और वो आज डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़ करता है तो उसको सर्टेन के कुछ डायरेक्टिव्स हैं जो गवर्नमेंट ने पुश किए हैं, और वो आज से नहीं है, या 2022 से है। तो मेरा फर्स्ट फोकस यही रहता है कि वहाँ से शुरू करें। कि आप अगर वो फॉलो कर रहे हैं तो आपका फर्स्ट लेवल, आज स्टेयरकेस है तो आप फर्स्ट स्टेप पे चढ़ गए। बिल्कुल हमको पता है कि आज साइबर रेजिलियंस बिल्ड करने के लिए हमको शायद 20 स्टेप्स चढ़ने पड़ेंगे, बट हम एक एक स्टेप प्लान करके जाएंगे तो वो इजी भी रहेगा और वो फेज मैनर में उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। ओके, सही बात है। ओके, अब चलिए एक सवाल मेरा आपको आपकी पर्सनल लाइफ जो है उसके बारे में है, जहाँ पे आप जब काम करते हो, क्योंकि कंसल्टिंग और एक सॉल्यूशन इम्प्लीमेंटेशन उसमें बहुत फोकस लगता है, उसमें बहुत सोच लगती है, एक थॉट प्रोसेस लगती है। तो जब आप काम नहीं करते हो तब आप क्या करते हो? व्हाट आर दी हॉबीज़ और इंटरेस्ट यू हैव जहाँ पे आप टाइम स्पेंड करते हो वर्क के अलावा? देखो वर्क के अलावा ऐसा है कि डे इन डे आउट यस वर्क में काफ़ी टाइम जाता है, और जब फोकस रहते हैं तो पूरा इस पे ही करते हैं। बिल्कुल। बट उसके अलावा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, मेरा सन है तो उसको टाइम देना, उसके साथ खेलना, मूवीज़ देखना, म्यूज़िक सुनना, ये सारा एक एक्टिविटी है जो करते हैं। हाँ, और अगर कुछ लंबा ब्रेक लेना है तो फैमिली के साथ एक छोटा सा टूर कर दिया, या एक लंबा टूर कर दिया, आउटिंग कर दिया, या लोकल या बाहर का। तो ये एक रहता है कि जो एक आपको रिफ्रेश करता है और रीबूट करता है नेक्स्ट चैलेंज के लिए। बिल्कुल। चलिए एक अपने रैपिड फायर राउंड की ओर बढ़ेंगे, बट उससे पहले मेरा एक सवाल आपको ये है कि आपको ये जनरेशन जेड या फिर जो यंग एंटरप्रेन्योर्स है उनको अगर आपको एक मैसेज देना हो तो वो आपका मैसेज क्या रहेगा? देखो मेरा मैसेज तो यही है कि जो भी आपको करना है आप क्लैरिटी के साथ करो, और उसको पूरा डेडिकेशन फोकस के साथ उसके पीछे लग जाओ। क्योंकि आज डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है यंग इस जनरेशन के, शायद हमारी जनरेशन या उसके पहले लोगों के पास इतना डिस्ट्रैक्शन नहीं था, क्योंकि ये सारे गैजेट्स नहीं थे। गैजेट्स नहीं थे, तो उनके पास डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है। तो उस डिस्ट्रैक्शन में से फोकस करके अपने काम पे करना। हाँ, उसके आपके पास जो आपका काम या फोकस के साथ साथ आप दूसरा कुछ करते हो, दैट इज़ गुड। बिल्कुल, और वो करना भी चाहिए, बट फोकस ऑन योर गोल्स और वो अचीव करने के लिए। और उनको आज एक और मेरा थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन है, वो उनको गलत तरीके से नहीं है, बट काफ़ी लोगों को ये है कि हमको सब कुछ आता है, हमको सब कुछ पता है। बिल्कुल। बट आज आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग और सब, मैं आज अपने आप को एक्सपर्ट किसी में नहीं मानता। आपने मेरे इंट्रोडक्शन में बताया था कि मैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हूँ, बट आई एम ए लर्नर, आई एम ए डेली लर्नर। मैं हर एक लोगों से सीखता हूँ कुछ ना कुछ। बिल्कुल, वो ऑब्जर्वेशन से भी आप सीख सकते हैं। तो वो एक हमेशा अपने में वो एक हंगर रहनी चाहिए। हाँ, वो हंगर रहनी चाहिए, या वो आप एक्टिव रखिए एक पार्ट के, जहाँ से आप सीखो हमेशा किसी से। बिल्कुल, सुपर। तो चलिए अभी अपने आगे बढ़ते हैं रैपिड फायर राउंड की तरफ। चलिए तपन भाई, रैपिड फायर राउंड जो हमारा एक फन एंडिंग राउंड होता है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है? जहाँ पे मैंने आपको शुरू में एक राउंड जो है वो उसमें कुछ सवाल करे थे, अभी आपका जवाब होना चाहिए फटाफट और दिल से। सो आर यू रेडी? यस। ओके, ग्रेट। मैक या लिनक्स?
लिनक्स ऑलवेज, कॉन्फ़िगरेशन एंड कंट्रोल। ओके, सबसे बड़ा साइबर मिथ जो लोग मानता है? ये मेरे लिए नहीं है, मैं सिक्योर हूँ, ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। ओके, एक ऐप जिसको आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते? व्हाट्सएप या ईमेल मेरा। ओके, एक बुक जो हर आईटी प्रोफेशनल को पढ़नी चाहिए? वैसे काफ़ी सारी है, बट एक रिसेंट में द फोनिक्स प्रोजेक्ट अच्छा है, वो एक साइबर जर्नी, नॉट ऑन साइबर जर्नी बट आईटी गवर्नेंस और जर्नी के लिए इट्स अ गुड। ओके, डेटा या धंधा? धंधा विद डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। कोई बॉस जिसका काम आज भी याद हो? 2 लोग हैं जो मैंने बोला था इनिशियल डेज में, जिन्होंने मुझे काफ़ी फ्रीडम और सपोर्ट दिया, और एक रिसेंट भी कुछ साल पहले जिन्होंने मुझे एक प्रेशर सिचुएशन में और वर्कलोड के बीच में कैसे कूल माइंड रख के आप काम कर सकते हो, वो मैंने उनसे सीखा। क्या बात है। आपका बिगेस्ट आईटी फेल या ब्लूपर? ब्लूपर बोलूँगा, फेलियर तो नहीं, बट ब्लूपर ऐसा था कि कुछ बड़ा एक कोलोकेशन करना था जहाँ पे पूरा डेटा सेंटर और माइग्रेट करके एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का था। 3 दिन का पूरा डाउन टाइम लेके करा था। सब कुछ सही होने के बाद जब 3 दिन रात पूरी टीम ने काम किया, सब कुछ स्टार्ट किया और नेटवर्क चालू ही नहीं हुआ। अच्छा। तो सारे पैनिक में आ गए, मैं और मेरा टीम मेंबर, हम लोग फिर सोचने बैठे, और ब्लूपर ये था कि जो फायरवॉल के नेटवर्क पोर्ट थे, दैट वर फर्स्ट जो हमने शट डाउन किए थे ताकि नया डेटा एंटर नहीं हो डेटा सेंटर के सर्वर्स में, तो वो हम ऑन करना भूल गए थे। बट वो एक ब्लूपर बोल सकते हैं कि वो पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर गया था, बट क्योंकि वो बॉडी और माइंड टायर्ड था 3 दिन के एफर्ट्स के बाद, तो बट वो एक बाद में हम बहुत हंसे भी इसके ऊपर। बिल्कुल। ओके, लाइफ का 1 मंत्र? मैं 2 चीज इसमें बोलूंगा एक की जगह पे। वन इज डू द बेसिक्स राइट। अब जिस भी फील्ड में करो, डू द बेसिक्स राइट। एंड दूसरा जो वर्क इज वर्शिप वाला है कि आप जो काम करते हो वो आपका ब्रेड एंड बटर है, तो उसको पूरे डेडिकेशन के साथ करो, उसके साथ तो चीट मत करो, आलस मत करो, उसमें आपका 100% दो। मैं बोलता हूँ 100% से ज़्यादा दो। सुपर, थैंक यू सो मच तपन भाई फॉर शेयरिंग योर इनसाइट्स। एंड मेरे ख्याल से ये सेशन में हमने बहुत सारी साइबर सिक्योरिटी के ऊपर डिस्कशन करी, एंड दैट विल बी अ गुड लर्निंग फॉर लॉट ऑफ व्यूअर्स, लॉट ऑफ जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए, है ना। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर इनसाइट्स भाई, ये प्लेटफॉर्म देने के लिए और यहाँ इन्वाइट करने के लिए टॉक में, और काफ़ी मज़ा आया ये डिस्कशन में। थैंक यू।